स्वतंत्रता। स्वतंत्रता नकारात्मक, स्वतंत्रता में नकारात्मक, स्वतंत्रता में बंधनों का अभाव, बंधनों के अभाव में फ्रीडम फ्रॉम किससे, मित्र से, पड़ोसी से, समाज या बाहर। और दूसरा, राज्य की भूमिका नकारात्मक स्वतंत्रता में और व्यक्ति को सर्वोच्च नया है। और सकारात्मक फ्रीडम में बंधन आंतरिक है, वासना भावना निम्न। दूसरा, चयन नैतिक अच्छा, व्यक्ति की नैतिकता का विकास, राज्य की भूमिका सकारात्मक। गांधी के स्वराज्य का विचार उनके व्यक्तिवादी चिंतन का प्रमाण है, परंतु उनका व्यक्तिवाद नैतिक है। परंतु गांधी नैतिक व्यक्तिवादी है। गांधी के अनुसार व्यक्ति अपने मन और शरीर का संप्रभु है, परंतु स्वराज का विचार मूलतः सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार है, जहाँ व्यक्ति के द्वारा अपनी भावनाओं और वासनाओं पर नियंत्रण किया जाएगा। गांधी के द्वारा अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य व्यक्ति या गांधी के आत्मनियंत्रण के उदाहरण हैं। गांधी के अनुसार व्यक्ति को स्वराज्य के साथ साथ व्यवस्था में भी स्वराज्य होना चाहिए। इसीलिए उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी की समाप्ति आवश्यक है, क्योंकि भारत में भी स्वराज्य होना चाहिए। स्वराज्य के इसी विचार को प्रथम विश्व युद्ध के बाद आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन, व्यक्ति और राष्ट्र के स्वराज्य से बढ़कर गांधी सांस्कृतिक स्वराज्य भी प्राप्त करना चाहते थे, जहां मातृभाषा का सम्मान किया जाएगा, स्वदेशी और स्वावलंबन पर बल होगा, आर्थिक प्रणाली लघु उद्योग और कुटीर उद्योग आधारित होगी, जहां सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। गांधी मशीन मात्र के विरोधी नहीं थे, क्योंकि चरखा भी एक मशीन है, लेकिन स्वयं उनके स्वराज्य के विचार में भारी औद्योगिकरण के लिए कोई स्थान नहीं होगा और एक विकेंद्रित शासन की स्थापना की जाएगी। गांधी का स्वराज्य मार्क्सवाद जैसा नहीं होगा, जहां राज्य को शक्तिशाली बना दिया गया। गांधी का स्वराज्य पूंजीवाद जैसा भी नहीं है, जहां उपभोक्तावाद और संपत्ति का शक्ति का केंद्रीकरण हावी है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज का अब भारत में प्रयोग और कोविड-19 के बाद विश्व में उत्पन्न आर्थिक महामंदी का सामना करने के लिए स्वदेशी पर भारत सरकार द्वारा बल दिया जा रहा है, जो गांधी के विचारों की प्रासंगिकता सिद्ध करते हैं। फिलोसफिकल एनार्किज्म में दार्शनिक अराजकतावाद एवं राज्य सरकार की अनुपस्थिति। दूसरा, राज्य मतलब पुलिस, जेल, हथकड़ी। तीसरा, क्रोपटांकिन का वाकनीन आधुनिक विश्व में राष्ट्र राज्य को संप्रभु संस्था के रूप में चित्रित किया और हॉब्स ऑस्टिन ने राज्य को एक भूभाग विशेष पर सर्वोच्च संस्था के रूप में चित्रित किया। गांधी ने राज्य को आत्मविहीन यंत्र है कहा, इससे भी बढ़कर राज्य हिंसा प्रयोग के संगठित यंत्र है। पश्चिमी चिंतन में राज्य को संघर्ष समाधान की संस्था के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि मानव स्वभाव को स्वार्थी और अहंकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया। हॉब्स जबकि गांधी के विचार में व्यक्ति का स्वभाव नैतिक है, जिसे ईश्वरीय अंश के रूप में चित्रित किया गया। अतः व्यक्ति आत्मनियंत्रित है, जिसको नियंत्रण के लिए किसी बाहरी संगठन या सत्ता की आवश्यकता नहीं है। गांधी के अनुसार एक आदर्श राज्य की स्थापना आवश्यक है, जिसे उन्होंने राम राज्य कहा, जहाँ न सेना होगी, न रेल होगा, न पुलिस होगी और व्यक्ति को पूर्ण स्वराज्य प्राप्त होगा। परंतु बाद में गांधी ने राम राज्य के इस आदर्शवादी विचार का संशोधन किया और पंचायती राज का विचार दिया, जो विकेंद्रित शासन होगा। इसीलिए गांधी के अराजकतावाद में राज्य को सीमित और विकेंद्रित करने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, न कि राज्य की समाप्ति पर बल दिया है। उन्होंने पंचायती राज को संसदीय शासन के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। संसदीय शासन
और पंचायती राज संघ या सहभागी लोकतंत्र मैकफर्सन। सहभागी लोकतंत्र मैकफर्सन। संसदीय शासन में शक्ति का केंद्रीकरण, दल की शक्तियों में वृद्धि, ऊपर से नीचे। पंचायती राज संस्था में, पंचायती राज संघ में पहले ग्राम पंचायत से खंड पंचायत से जनपद पंचायत से राज्य, राज्य में पंचायती राज संघ। उन्होंने संसद को वेश्या और बोझ के रूप में चित्रित किया। उन्होंने कहा कि सांसद संसद में पैर पर पैर रख के बैठ जाते हैं और यह केवल अनर्गल बातचीत और संवाद की संस्था मात्र है। यह संयोग का विषय है कि समकालीन लोकतंत्र के सिद्धांतकारों के द्वारा सहभागी लोकतंत्र का विचार दिया गया है, जहाँ शासन के लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण पर बल दिया है तथा नौकरशाही की पारदर्शिता तथा दलों में आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा दिया गया है, जो गांधी के विचारों की प्रासंगिकता सिद्ध करता है। कर्तव्य का पालन। एक में व्यक्ति बल्कि ईश्वर का अंश, दूसरा सत्य, तीसरा परिग्रह, चौथा अस्तित्व, पांचवें हिंसा, छठा ब्रह्मचर्य। कर्तव्य में परिवार, गांव और पश्चिमी चिंतन में लोक राज्य के विरुद्ध अधिकार अप्रत्यक्ष है। फांसीवाद में व्यक्तित्व समाप्त। आधुनिकीकरण में तार्किकता / व्यक्तिवाद, दूसरा वैज्ञानिकता, तीसरा पंथ निरपेक्षता, चौथा लोकतांत्रिक संसद। उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, गांधीवाद। गांधीवाद में एक में व्यक्तिवादी या तार्किक, दूसरा आध्यात्मिकता, तीसरा लोकतंत्रवाद, चौथा स्वराज्य, पांचवें सर्वोच्च। क्वेश्चन। गांधी के वैचारिक घटकों का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन। गांधी के चिंतन के मूल वैचारिक स्रोतों का उल्लेख कीजिए। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि वे सत्य के साथ प्रयोग कर रहे थे? अगला क्वेश्चन। गांधी के चिंतन में विद्यमान स्वतंत्रता, अधिकार और लोकतंत्र की मान्यताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगला क्वेश्चन। गांधी के चिंतन में व्यवहारिक आदर्शवाद क्या है और यह वर्तमान विश्व में किस रूप में प्रासंगिक है? अगला क्वेश्चन। गांधी के विचारों में करनी कथनी में कोई अंतर नहीं था, टिप्पणी कीजिए। अगला क्वेश्चन। गांधी के राज्य के संबंध में विचारों को स्पष्ट कीजिए और उन विचारों के आधुनिक लोकतंत्र एवं अराजकतावाद के संबंधों को आलोचित कीजिए। विचार, आइडियोलॉजी। अभिप्राय में शशि थरूर, अन्ना हजारे, सीताराम येचुरी, निवेदिता मेनन, किम जोंग। अंत, इतिहास का अंत। उत्तराधुनिकतावाद। सिद्धांत में संगठित हो, ऑब्जेक्टिव हो, व्यवस्थित हो। विचारधारा की परिभाषा। व्यवस्थित ज्ञान के रूप में डी टेरेसी के द्वारा विचारधारा को व्यवस्थित ज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया, जिसके माध्यम से विचारों की श्रृंखला का ऐसा अध्ययन संभव है जो वस्तुनिष्ठ और तार्किक होगा। विचारधारा व्यवस्थित ज्ञान का विरोधी। एक में मार्क्स ने विचारधारा को मिथ्या चेतना के रूप में उल्लेखित किया, जिनके अनुसार विचारधारा वस्तुनिष्ठता, वैज्ञानिकता के विरोधी हैं। इसीलिए मार्क्स ने पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी लिखते हुए कहा कि समाज के अध्ययन के लिए धर्म, संस्कृति, अधिकार, राज्य जैसे विचारों के बजाय अर्थव्यवस्था के अध्ययन की आवश्यकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले कार्ल पॉपर ने भी यह दावा किया कि समाज के परिवर्तन के लिए वैज्ञानिक यंत्र की आवश्यकता है, जिसे उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया। विचारधारा का प्रक्रियात्मक आशय। डेनियल वेल ने एंड ऑफ आइडियोलॉजी नामक किताब लिखते हुए विचारधारा के निम्नलिखित कार्य या प्रक्रिया का उल्लेख किया। एक में विचारधारा के द्वारा किसी कार्य को संपादित किया जाता है, एक्शन ओरिएंटेड। दूसरा, विचारधारा के माध्यम से सत्ता की वैधता स्थापित की जाती है अथवा उसका विरोध भी किया जा सकता है। तीसरा, सामाजिक एकता के लिए भी विचारधारा का उपयोग होता है, जिसका अभिप्राय है कि विचारधारा को शक्ति प्राप्त करने की उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। विचारधारा के माध्यम से विभिन्न मूल्यों को प्रसार किया जाता है, जैसे उदारवादी स्वतंत्रता के समर्थक हैं, मार्क्सवादी समानता में समर्थक है तथा नारीवादी पितृसत्तात्मक
सत्ता के विरोधी हैं। ग्रामस्की ने इसी वैचारिक शक्ति को आधिपत्य के रूप में चित्रित किया। विचारधारा का अंत। एक में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवाद एवं साम्यवाद के बीच एक वैचारिक संघर्ष विद्यमान था, जिसे शीत युद्ध कहा गया, और दोनों विचारधाराओं के बीच विरोध के बावजूद दोनों विचारधाराओं को एक दूसरे की ओर अभिसरण या संक्रमण भी हो रहा था, जिसके उदाहरण निम्नलिखित है। एक में पूंजीवादी राज्य ने कल्याणकारी राज्य का विचार अपना लिया। दूसरा, समाजवादी राज्य या सोवियत संघ ने शहरीकरण और औद्योगिकरण अपना लिया। तीसरा, सभी व्यक्तियों ने समान भौतिक सुविधाएं अर्जित करने का प्रयास किया, चाहे वह मार्क्स में हो या वाशिंगटन में। अगला, वर्ष 1953 में सोवियत संघ के साम्यवादी दल के महासचिव ख्रुश्चेव ने पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच शांतिपूर्ण सहमति सह-अस्तित्व का विचार दिया। इसी संदर्भ में कार्ल पॉपर जैसे विचारकों ने सामाजिक अभियांत्रिकी, सोशल इंजीनियरिंग का विचार दिया, जिनके अनुसार समाज एक यंत्र की भांति है और जिस प्रकार किसी यंत्र में कर्मिक परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार समाज में भी कर्मिक और वैज्ञानिक परिवर्तन संभव है। उन्होंने कहा कि समाज के परिवर्तन का मार्क्सवादी तरीका वैज्ञानिक नहीं है, और यह अत्यधिक दिलचस्प है कि मार्क्स स्वयं को वैज्ञानिक मानता था। 1960 में इटली के मिलान शहर में आयोजित सम्मेलन में विचारधारा के अंत की बहस आरंभ हुई, और यह वही दौर था जब अमेरिका में मानविकी विषय को वैज्ञानिक बनाने पर बल दिया जा रहा था, जिसे व्यवहारवादी क्रांति भी कहते हैं। परंतु मार्क्सवादियों ने विचारधारा के अंत के समूची बहस को ही खारिज कर दिया, और उन्होंने कहा कि विचारधारा के अंत का समूचा विवाद पूंजीवादी विचारधारा के संकट का परिणाम है, और विचारधारा के अंत स्वयं एक विचारधारा है। कार्ल मैनहाइम। विचारधारा में एक में मनोवैज्ञानिक, दूसरा भावनात्मक, तीसरा दृष्टिकोण, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया सिद्धांत, थियोरिस्ट में वैज्ञानिकता, दूसरा वस्तुनिष्ठता, तीसरा व्यवस्थित अध्ययन, चौथा सार्वभौम सिद्धांत। विचारधारा के अंत के विवाद का दूसरा चरण या इतिहास का अंत। सोवियत संघ के विघटन से साम्यवादी विचारधारा के पतन का विचार पुनः प्रभावी होने लगा, क्योंकि पूर्वी यूरोप में साम्यवादी व्यवस्थाओं का अवसान हो गया। दक्षिण पूर्वी एशियाई राज्यों ने पूर्वी यूरोपीय देशों से साम्यवादी व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। इसी संदर्भ में पूर्वी यूरोप में साम्यवादी व्यवस्थाओं का अवसान हो गया। दक्षिण पूर्वी एशियाई राज्यों ने पूर्वी यूरोपीय देशों से साम्यवादी व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। इसी संदर्भ में फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी किताब एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन के रूप में प्रकाशित हुई, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सोवियत संघ का विघटन साम्यवादी व्यवस्था के विघटन से ज़्यादा समूचे विश्व में उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा की विजय है। अतः उदारवाद ने विचारधाराओं के बीच विद्यमान ऐतिहासिक संघर्ष को जीत लिया है। इतिहास के अंत में हीगल। इतिहास तार्किक है या पहचान। जर्मनी के मार्क्स अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद का विनाश बराबर साम्यवाद। फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा कि इतिहास की व्याख्या देखने से जो वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, उसके अनुसार विज्ञान पूंजीवाद और लोकतंत्र का इतिहास में कर्मिक पूंजीवाद का विकास दिखाई देता है। फुकुयामा ने कहा, इतिहास के अंत का अभिप्राय ये नहीं है कि अतीत की घटना अप्रासंगिक हो गई और भविष्य में घटनाएं घटित नहीं होगी। इसीलिए इतिहास के अंत का अभिप्राय इतिहास की नियतिवादी और वैचारिक व्याख्या है, जो फांसीवादी विचारधारा में और मार्क्सवादी विचारधारा में विद्यमान है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूर्व मान्यताओं के आधार पर एक ऐसी इतिहास का उल्लेख किया जो वास्तविक रूप में विद्यमान नहीं था। इसीलिए इतिहास के अंत का सीधा अभिप्राय विचारधारा के अंत ही माना जाता है, जो फांसीवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के अंत है। फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा कि मानव जीवन में भौतिक इच्छाओं से ज़्यादा पहचान की मान्यताएं प्रभावित होती है। इसीलिए फुकुयामा ने इतिहास की
हीगल की व्याख्या को ज़्यादा महत्व दिया। यद्यपि इंड्स ऑफ हिस्ट्री में लास्ट में जोड़ते हुए लिखा कि उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के समक्ष भी अनेक प्रकार की चुनौतियाँ हैं, परंतु इतिहास के अंत के रूप में उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा को विश्व विजयी विचारधारा के रूप में चित्रित करने में निम्नलिखित विसंगतियाँ हैं। एक में उत्तर आधुनिकतावाद किसी भी विचारधारा को पूर्ण और सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता, अपितु सभी विचारधाराएं आंशिक और सापेक्षिक है। दूसरा, सोवियत संघ का विघटन लेनिनवाद स्टालिनवाद का अंत है, मार्क्सवाद का नहीं, क्योंकि मार्क्सवाद का कहीं सीधा प्रयोग ही नहीं हुआ। तीसरा, आज भी विश्व में शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन का समाजवाद पूंजीवाद को कड़ी टक्कर दे रहा है। चौथा, उदारवादी विचारधारा प्रभावी है, परंतु समुदायवादी बहुसंस्कृतिवादी उदारवाद की मान्यताओं पर भी आपत्ति व्यक्त करते हैं। निष्कर्ष, विचारधारा के अंत और इतिहास के अंत का मुद्दा स्वयं विचारधारा से प्रेरित है और विचारधारा का अंत नहीं हो सकता। और हैबरमास जैसे नव मार्क्सवादी विचारक यह मानते हैं कि आधुनिक समाज की समस्याओं का समाधान विज्ञान या तकनीकी से संबंधित नहीं है। उत्तर आधुनिकतावाद पोस्ट मॉडर्निज्म में मध्यकाल में ज्ञान, ईश्वर, दिव्य ज्ञान प्रकट। आधुनिकता में आधुनिक दुनिया में एक में व्यक्ति, दूसरा वैज्ञानिक, तीसरा वस्तुनिष्ठ, चौथा सार्वभौमिकता यूनिवर्सलिज्म में उदारवाद मार्क्सवाद, कंस्ट्रक्शन निरपेक्ष उदारवाद मार्क्सवाद, मेटा नैरेटिव में निरपेक्ष या पूर्ण है, सार्वभौमिक यूनिवर्स है। द्विविभाजन बाइनरी में एक में उदारवाद मार्क्सवाद, हीरो एंड हीरोइन, सत्य असत्य। उत्तर आधुनिकता के विचार का विखंडन एक में देरिदा, फुकोल्ट, ल्यूटार्ड में स्थापित मान्यताओं आधुनिकतावाद का विखंडन डिकंस्ट्रक्शनिज्म, मेटा नैरेटिव का खंडन, सी में ज्ञान सापेक्षी या बहुआयामी होता है, डी में ज्ञान सामाजिक संबंधों के द्वारा उत्पन्न होता है। नारीवाद, उत्तर उपनिवेशवाद और उपाश्रित दृष्टिकोण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक वैचारिक प्रतिस्पर्धा विद्यमान थी। जिस दौर में दोनों अपनी पूर्णता का दावा कर रहे थे, उसके विपरीत उत्तर आधुनिकतावादियों ने आधुनिक ज्ञान के स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी। डिकंस्ट्रक्शनिज्म दरिद्र क्योंकि जिसमें प्रत्येक विचारधारा के द्वारा स्वयं को वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक रूप में प्रस्तुत किया गया। उत्तर आधुनिकतावाद की प्रभावी व्याख्या करते हुए मिशेल फुकोल्ट या फूको ने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है, जिसका अभिप्राय है कि सामाजिक संबंध ज्ञान पैदा करते हैं, यह वस्तुनिष्ठ अथवा सार्वभौमिक नहीं होता। उन्होंने फुकोल्ट ने हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी नामक किताब लिखते हुए कहा कि समूचे विश्व में यौन संबंध के विषय में पहले से ही ज्ञान स्थापित है, इसीलिए विषम लैंगिक संबंधों का समर्थन किया जाता है। उन्होंने पागलों और मनोरोगियों का अध्ययन करते हुए कहा कि जीव विज्ञान अथवा चिकित्सा विज्ञान में पागलपन की कोई वस्तुनिष्ठ परिभाषा नहीं है, अपितु यह समाज के द्वारा स्थापित मान्यताओं से निर्देशित होती है। और इनका तर्क है कि सामाजिक संबंध मूलतः शक्ति संबंध होते हैं और प्रभुत्वशाली वर्ग इन्हीं शक्ति संबंधों को अपने पक्ष में करने के लिए ज्ञान निर्मित करता है। उन्होंने डिसिप्लिन और पनिशमेंट में लिखते हुए कहा कि पहले दंड प्रदान करने के भीषण और खतरनाक तरीकों का प्रयोग किया जाता था, परंतु आधुनिक युग में पेनाप्टिकन के द्वारा कैदियों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है और उन्हें अनुशासित किया जाता है। ल्यूटार्ड ने आधुनिकता के मेटा नैरेटिज्म की प्रवृत्ति पर आपत्ति व्यक्त की और इनके अनुसार प्रत्येक ज्ञान और सापेक्षिक और बहुआयामी होता है, इसीलिए पूर्णता का दावा निरर्थक है। उत्तर आधुनिकतावाद की सबसे बड़ी विसंगति है कि यदि ज्ञान वस्तुनिष्ठ और निरपेक्ष नहीं है तो कभी किसी सिद्धांत का विकास नहीं हो पाएगा। स्वतंत्रता में उदारवादी मार्क्सवादी, नारीवादी, गांधीवादी। समकालीन बहस में उदारवादी बर्लिन और नकारात्मक लिबर्टी, सकारात्मक फ्रीडम। स्वतंत्रता की परिस्थिति या स्वतंत्रता समानता के बीच संबंध। स्वतंत्रता में सीली एक में स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। यूनानी युग में इक्लिसिया और ग्राम सभा गणतंत्र।
वर्तमान स्वतंत्रता में एक में हस्तक्षेप का अभाव, बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता आधुनिक या प्राचीन। एक में स्वतंत्रता का विचार व्यक्तिवादी चिंतन के साथ उत्पन्न हुआ और व्यक्तिवादी चिंतन को प्रभावी बनाने का श्रेय उदारवादियों को जाता है। इसीलिए यह माना जाता है कि स्वतंत्रता आधुनिक युग का विचार है, क्योंकि सीली ने कहा कि स्वतंत्रता अधिक शासन का विरोधाभासी विचार है। परंतु बेंजामिन कॉन्सेंट ने स्वतंत्रता को व्यक्त करते हुए कहा कि स्वतंत्रता को प्राचीन और आधुनिक वर्ग में विभाजित किया जा सकता है, और इनका तर्क है कि यूनानी युग में विद्यमान स्वतंत्रता प्राचीन स्वतंत्रता कहलाती है। डेविड मिलर ने भी यह तर्क दिया कि स्वतंत्रता यूनानी युग से ही विद्यमान है, परंतु आलोचकों का तर्क है कि यूनानी युग में दास प्रथा थी, महिलाओं को समान अधिकार नहीं थे, इसीलिए स्वतंत्रता केवल मुट्ठी भर लोगों को उपलब्ध थी। और स्वतंत्रता का वास्तविक विचार उदारवादी लेकर आते हैं, जिन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने मन और शरीर का मालिक, स्वामी या संप्रभु है, इसीलिए उसके निजी जीवन में कोई भी हस्तक्षेप संभव नहीं है। एस्से ऑन लिबर्टी में लिखते हुए मिल ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोस के किसी व्यापारी को चोर कहना चाहे तो इसके लिए भी वह स्वतंत्र है, लेकिन वह उसके घर पर पत्थर से हमला करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मिल ने निरपेक्ष स्वतंत्रता का समर्थन किया और वाक और अभिव्यक्ति, फ्रीडम और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार के सेंसर नहीं है। मिल वह पहला उदारवादी विचारक है जिसने कहा कि निरंकुश राज्य ही स्वतंत्रता के लिए खतरा नहीं है, अपितु निरंकुश समाज उससे बड़ा खतरा है। मिल ने सुकरात का उदाहरण देते हुए कहा कि बहुमत समाज ने सुकरात को विष दे दिया तथा ईसा मसीहा को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, इसीलिए बहुमत की तानाशाही, टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी, एक व्यक्ति की तानाशाही से सदैव खतरनाक होती है। मिल ने कहा कि स्वतंत्रता से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा सभ्यता का विकास भी सुनिश्चित होता है। उदारवादी आज़ादी के नाम पर कभी भी विधि और सरकार के विरोधी नहीं रहे हैं, बल्कि अपितु इन्होंने निरंकुश शासन का विरोध किया है। इसीलिए उदारवादी मानते हैं कि स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। एक में सीमित संवैधानिक शासन, दूसरा सभी प्रकार के जीवन शैली का सम्मान, सहिष्णुता, तीसरा प्रेस की स्वतंत्रता से समानता की ओर। एक में स्वतंत्रता आधुनिक युग में व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारकों के द्वारा आगे बढ़ाई गई, परंतु उदारवादियों पर यह आरोप लगाया गया कि यह केवल पूंजीपतियों को प्राप्त स्वतंत्रता है, क्योंकि व्यक्ति अणु की भांति नहीं है और वह जिस समाज में रह रहा है वह अत्यधिक विषमता है। इसीलिए उदारवादी विचारकों के द्वारा सभी के लिए स्वतंत्रता उपलब्ध कराने हेतु कल्याणकारी राज्य का विचार दिया गया है, और जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यूनतम सामाजिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया, जिससे अवसर की समानता का विचार कहा गया। यद्यपि यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य के बढ़ते कल्याणकारी कार्यों के कारण राज्य को हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में बढ़ने लगा, क्योंकि कल्याणकारी राज्य ने अर्थव्यवस्था का प्रबंधन आरंभ कर दिया और राज्य के द्वारा प्रगतिशील करारोपण पर भी आरोपित किया गया। इसी संदर्भ में लॉर्ड एक्टन ने कहा कि समानता की आकांक्षा स्वतंत्रता का विनाश कर देती है। लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम। उदारवादी चिंतन में यह स्वीकार किया गया कि व्यक्ति अपने मन और शरीर का स्वामी है। जे.एस. मिल, जिसका अभिप्राय है कि व्यक्ति तार्किक है और वह किसी भी चयन के लिए स्वतंत्र है और उसे अकेला छोड़ दिया जाए। लॉक ने रूसो ने अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पहली पंक्ति लाइन ही लिखते हुए कहा कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्मा है, मैन इज बॉर्न फ्री, परंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। और उसने कहा कि व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छा होती है। एक में रूसो रियल विल में उच्चतम इच्छा, नैतिक इच्छा, समुदाय की भलाई। दूसरा एक्चुअल विल में निम्नतर इच्छा, शारीरिक इच्छा या स्वार्थपूर्ण इच्छा। और वास्तविक स्वतंत्रता, फ्रीडम, रियल विल के अनुसार कार्य करना है।
रूसो ने कहा कि व्यक्ति का मूल मर्म उसका नैतिक स्वभाव है, इसीलिए स्वतंत्रता भी नैतिक कार्यों का संपादन है। और यदि कोई व्यक्ति निम्नता इच्छा के अनुसार कार्य करता है तो उसे अपने उच्चतम कार्य करने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसीलिए उसकी स्वतंत्रता के विचार को बाध्यकारी स्वतंत्रता, फोर्स फ्रीडम का भी नाम दिया गया है। सकारात्मक स्वतंत्रता या फ्रीडम के भी इस विचार की आलोचना इसलिए की जाती है कि इसी आधार पर तानाशाही फासीवाद व्यवस्था कार्य करती है, क्योंकि मुसोलिनी और हिटलर ने यही कहा कि उन्हें इटली और जर्मनी की इच्छा सबसे बेहतर पता है, जिसे सेबाइन ने स्वतंत्रता का विरोधाभास कहा। सकारात्मक स्वतंत्रता की और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच भेद स्थापित करने वाले पहले उदारवादी विचारक का नाम टी.एच. ग्रीन है, जिन्होंने स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य है। सकारात्मक स्वतंत्रता के इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हीगल ने कहा कि राज्य एक सर्वश्रेष्ठ नैतिक संगठन है, इसीलिए स्वतंत्रता राज्य का आज्ञा का पालन है। मार्क्स के फ्रीडम का विचार। मार्क्स के फ्रीडम का विचार। मार्क्स ने दार्शनिक और आर्थिक पांडुलिपि फिलोसफिकल एंड इकोनॉमिक मैन्युस्क्रिप्ट में लिखते हुए कहा कि मानव में श्रम करने की क्षमता मूल है और वह श्रम के द्वारा अपनी सृजनात्मक क्षमता को व्यक्त कर सकता है। वह भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम नहीं करता, जो कि मूलतः पशु का स्वभाव है, और उसके अनुसार मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम विश्व में ही वह विवश हो चुका है, क्योंकि उसका अलगाव उत्पादन समाज, प्रकृति और स्वयं से हो गया है और वह वस्तु बन गया है। इसीलिए न तो उसे अपने पसंद का कार्य प्राप्त होता है और न ही उसे अपने सृजनात्मक क्षमता के व्यक्त करने के अवसर मिलते हैं, जिसे वह विवशता के रूप में व्यक्त करता है। इस विवशता को समाप्त करने का एक ही माध्यम है पूंजीवाद का विनाश, जो साम्यवाद में ही संभव होगा, जहाँ न तो राज्य होगा, न धर्म होगा, न वर्ग होगा, जहाँ व्यक्ति का व्यक्ति पर शासन नहीं होगा। एक में स्ट्रेंजेमेंट अलगाव, दूसरा ऑब्जेक्टिफिकेशन वस्तु। मार्क्स के आज़ादी का विचार रूस के ही भांति रोमांटिक है, परंतु चीन, उत्तर कोरिया जैसे राज्यों में मार्क्सवाद के नाम पर सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो गया है, जहां राज्य की निरंकुश शक्तियों के सामने स्वतंत्रता तिरहित या विलीन समाप्त हो गई है। नव मार्क्सवादी जैसे हावर्ड मार्क्यूस और एरिक फ्रॉम स्वतंत्रता को सृजनात्मक स्वतंत्रता के रूप में व्यक्त करते हैं। सृजनात्मक स्वतंत्रता के रूप में मानते हैं और इनके अनुसार आज के पूंजीवाद दौर में व्यक्ति उपभोक्ता बन गया है, केवल एक आयामी जीवन जी रहा है, जबकि व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुआयामी होता है। परंतु पूंजीवाद के वर्तमान विश्व में व्यक्ति की प्रवृत्ति उपभोक्ता की भांति हो गई है। स्वतंत्रता के शर्तें। संविधानवाद, पूंजीवाद का अभाव, प्रेस की स्वतंत्रता में बाधाएं, कल्याणकारी द्वि में फांसीवाद, सी में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। नव उदारवादी में हायक, बर्लिन, फ्रीडमैन, नोजिक। नकारात्मक आज़ादी अर्थ जी लो अपनी जिंदगी। नकारात्मक आज़ादी के अर्थ जी लो अपनी जिंदगी। बर्लिन के स्वतंत्रता का विचार। बर्लिन ने टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी में लिखते हुए जेस मिल के विचारों को पुनर्जीवित कर दिया, और बर्लिन ने तर्क दिया कि सकारात्मक स्वतंत्रता के ही कारण स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई, क्योंकि फांसीवादियों ने और मार्क्सवादी विचारकों ने भी यह दावा किया कि सोवियत संघ और चीन में भी स्वतंत्रता है, जबकि बर्लिन ने कहा कि ये स्वतंत्रता की परिस्थितियों से अलग है, और उनका यह भी कथन है स्वतंत्रता क्षमता भी नहीं है। उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति आकाश में उड़ नहीं सकता पक्षी की तरह अथवा व्हेल की तरह और तैर नहीं सकता, तो
हो, यह उसकी क्षमता का अभाव है, स्वतंत्रता का अभाव नहीं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार के निम्नलिखित अभिप्राय होते हैं। एक में आत्मनियंत्रण, दूसरा जीवन के उच्चतर और निम्नतर इच्छाओं के बीच विभाजित करना, तीसरा व्यक्ति को समूह के नियंत्रण में कर देना, चौथा व्यक्ति की इच्छाओं और चयन को समुदाय की इच्छा और चयन के अधीन कर देना, और अंत में जो व्यक्ति करना चाहता है एवं उसे जो करना चाहिए, इसमें अंतर स्थापित किया जाए। बर्लिन ने नकारात्मक स्वतंत्रता का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि स्वतंत्रता का आशय बंधनों का अभाव है, दासता से मुक्ति है तथा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है। बर्लिन एक में मूल्य बहुलवाद, वैल्यू प्लुरलिज्म, शशि थरूर, नेहा कक्कर, रविशंकर, भौतिकवादी जीवन शैली। बर्लिन में विरोधी, फांसीवाद, मूल्य बहुलवाद के विरोधी में फांसीवाद, राष्ट्रवाद, मार्क्सवादी वर्ग, पद्धति बहुलवाद, मेथडोलॉजिकल प्लुरलिज्म में एक में वैज्ञानिक, दार्शनिक, तीसरा ऐतिहासिक। बर्लिन ने स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क देते हुए कहा, जहाँ एक ही विचार और जीवन शैली को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रदर्शित किया जाता है, मूल्य बहुलवाद का संबंध पद्धति बहुलवाद से भी है, क्योंकि अनुसंधान का यदि एकमात्र तरीका होगा, इसीलिए अनुसंधान के प्रविधियों एकमात्र तरीका होगा तो मूल्य एकलवाद को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए प्लेटो जैसे विचारकों ने पद्धति एकलवाद को बढ़ावा दिया, जिससे स्वतंत्रता समाप्त हुई। मार्क्स के चिंतन में भी पद्धति एकलवाद पर बल है, जबकि बर्लिन का तर्क है किसी भी मूल्य को सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। इसीलिए स्वतंत्रता, न्याय, समानता सभी मूल्यों का अपना महत्व है। वे समानता विरोधी नहीं है, अपितु समानता के नाम पर स्वतंत्रता पर हमले के खिलाफ है। यही तर्क सुप्रीम कोर्ट ने कुट्टास्वामीवाद में प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार समानता के नाम पर स्वतंत्रता के दमन की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैसिलियम बर्लिन की आलोचना राज और रॉल्स के द्वारा। जोसेफ राज ने कहा कि बर्लिन की नकारात्मक स्वतंत्रता का विचार अधूरा है, क्योंकि जब नकारात्मक स्वतंत्रता को हस्तक्षेप के अभाव के रूप में देखा जाता है तो इसका अभिप्राय व्यक्ति की अलग थलग छोड़ना नहीं, बल्कि व्यक्ति को स्वायत्तता प्रदान करना है, जिससे उसकी तार्किक क्षमता का विकास हो सके तथा वह एक अच्छे जीवन जीने के लिए संसाधन भी प्राप्त कर सके। उसके अनुसार यह स्वायत्तता एक बेहतर सामुदायिक जीवन में संभव है और राज्य का दायित्व है कि वह व्यक्तियों को नैतिक जीवन जीने की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराएं। राज का यह विचार उदारवादी विचारक ग्रीन से मिलता जुलता है, जिन्होंने कहा था कि राज्य नैतिक जीवन जीने की मूलभूत परिस्थितियां उपलब्ध करवाता है। मैसिलियम ने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के विभाजन के विचार के अस्वीकार कर दिया और यह कहा कि स्वतंत्रता का विचार एक त्रिकोण की भांति है, जिसके दो आयाम नहीं हैं, जिसे फैमिली और लिबर्टी का विचार भी कहा गया। जॉन रॉल्स ने भी नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के समूचे विचार को ही खारिज कर दिया। रॉल्स के लिए स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। रॉल्स का यह विचार कांट से प्रभावित है। रॉल्स ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को सर्वोच्च मानते हुए यह भी कहा कि राज्य के द्वारा मूलभूत सुविधाएं, प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी जो समाज में वंचित स्थिति में रह रहे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों की स्वतंत्रता का लाभ समाज के वंचित वर्ग लिस्ट को होना चाहिए और उसके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध केवल एक ही आधार पर लगाया जा सकता है कि वह दूसरे व्यक्तियों की समान स्वतंत्रता का उल्लंघन न करे। रॉल्स ने यह नहीं कहा कि व्यक्तियों को लगाया जा सकता है, प्रतिबंध केवल एक ही आधार पर लगाया जा सकता है कि वह दूसरे व्यक्तियों की समान स्वतंत्रता का उल्लंघन न करे। रॉल्स ने यह नहीं कहा कि व्यक्तियों को कल्याणकारी सुविधाएं देने के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जाएगा।
गणतंत्रीय स्वतंत्रता, रिपब्लिकन लिबर्टी और फ्रीडम। स्किनर ने गणतंत्रीय आज़ादी के विचार का समर्थन किया और जिसका अभिप्राय है कि स्वतंत्रता बंधनों का अभाव मात्र नहीं है अपितु शासन सत्ता में प्रत्यक्ष और सीधी सहभागिता का नाम है। आज़ादी केवल मतदान तक सीमित नहीं है अपितु नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करना है। इसीलिए प्रतिदिन की राजनीति में व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हन्ना आरेंट ने कहा कि व्यक्ति की कोई भी निश्चित और पूर्ण परिभाषा नहीं है अपितु व्यक्ति असीमित संभावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन व्यक्ति में एक अपूर्णता भी विद्यमान है क्योंकि वह वस्तु नहीं है। इसीलिए स्वतंत्रता व्यक्ति का मूल मर्म है और गणतांत्रिक शासन में सरकार के बजाय नागरिकों का महत्व प्राथमिक होना चाहिए। स्वतंत्रता का यह स्वरूप स्विट्जरलैंड जैसे देशों में देखा जा सकता है, जहाँ विधि निर्माण के बाद जनमत संग्रह किया जाता है और नागरिकों को अपनी निर्वाचित प्रतिनिधियों को कार्यकाल से पहले बुलाने का विचार अधिकार प्राप्त होता है। रिकॉल। अगला क्वेश्चन स्वतंत्रता चूँकि ऐसा फल है जो सब तरह की जलवायु से नहीं पनपता और सभी उसका उपभोग समान रूप में नहीं कर सकते। लेकिन रूसो ने कहा कि स्वतंत्रता के लिए आर्थिक विषमता नहीं होनी चाहिए और उनका प्रसिद्ध कथन है कि कोई व्यक्ति इतना गरीब न हो कि स्वयं के बेचने के लिए विवश हो और कोई इतना अमीर न हो कि दूसरे को खरीद सके। दूसरा, आर्थिक विषमता की समाप्ति के अलावा उन्होंने रूसो केवल प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया जहां स्वतंत्रता वास्तविक रूप में उपलब्ध होगी क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति वास्तविक रूप में संपर्क होगा। तीसरा, रूसो आदर्शवादी हो इसीलिए कहा कि स्वतंत्रता रियल विल के अनुसार कार्य करना है, वास्तविक इच्छा एक्चुअल विल के अनुसार कार्य करना नहीं। समानता समानता में एक में आधुनिक नैतिक होनी चाहिए। तीसरा, नैतिक समानता। चौथा, व्यक्तित्व समान। 5 में प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की समान संतान है। गांधी। उदारवाद में वैधानिक राजनीतिक समानता में रूसो। एक में आर्थिक समानता। मार्क्सवादी पूंजीवाद की समाप्ति। दूसरा, उदारवादी पूंजीवाद बराबर सुधार से कल्याणकारी राज्य का निर्माण होगा। व्यवहारिक प्रयोग में यूएसए राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार भत्ता। कल्याणकारी राज्य में नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जर मूलभूत वस्तुओं बराबर शिक्षा, स्वास्थ्य। समानता के विचार और उसके आयाम। समानता का विचार आधुनिक युग में केंद्रीय बनाने का मूल श्रेय रूसो को दिया जाता है, जिन्होंने डिस्कोर्सेज ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में कहा कि आर्थिक विषमता ही विषमता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप है और आधुनिक समाज में आर्थिक समानता के बिना स्वतंत्रता का विचार निरर्थक है। समानता का विचार रूसो से पहले जॉन लॉक ने भी प्रभावी बनाने का विचार दिया, जिसे उन्होंने प्राकृतिक विधि के सिद्धांत के द्वारा नेचुरल लॉ औचित्यपूर्ण बनाने का कार्य किया और यह कहा कि प्राकृतिक विधि ईश्वर के द्वारा निर्मित है और सभी व्यक्ति ईश्वर के समक्ष समान है, इसीलिए सभी व्यक्तियों को प्राकृतिक विधि से समान प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। परंतु मैकफर्सन ने लॉक के इस विचार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि लॉक पूंजीपतियों का समर्थक है। रूसो के आर्थिक समानता के विचारों को मार्क्स ने क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान किया और मार्क्सवादियों ने कहा कि पूंजीवाद के विनाश के बाद ही वास्तविक समानता होगी। औपचारिक समानता और परिणामों की स्वतंत्रता। उदारवाद और मार्क्सवाद के बीच विद्यमान समानता के संदर्भ में विद्यमान बहस को ही समकालीन विश्व में औपचारिक और परिणामों के समानता के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि उदारवादी यह तर्क देते हैं कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में संविधानवाद की उपस्थिति में विधि के समक्ष समानता का विचार विद्यमान है तथा प्रत्येक व्यक्ति को
विधि के समक्ष समानता का विचार विद्यमान है तथा प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार भी उपलब्ध है। इसीलिए प्रक्रियाएं सभी के लिए एक समान है और किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं है, जिसे औपचारिक समानता का विचार कहा जाता है। औपचारिक फॉर्मल उदारवादी परिणामों की समानता में मार्क्सवादी औपचारिक समानता की सबसे बड़ी विसंगति आर्थिक विषमता की उपेक्षा करना है। इसीलिए आधुनिक औद्योगिक समाजों में समानता उपलब्ध नहीं, अपितु मेरिटोक्रेसी के नाम पर विषमता की अवहेलना की जा रही है। क्रिस्टोबल वेल के बुक मेरिटोक्रेसी बुक। मार्क्सवादियों के समानता के विचार को परिणामों की समानता कहा जाता है, क्योंकि मार्क्सवादी यह मानते हैं कि पूंजीवाद के विनाश के बिना आर्थिक समानता संभव नहीं है। उनके अनुसार साम्यवादी समाज में ही आर्थिक समानता विद्यमान होगी। यद्यपि मार्क्सवादी चिंतन की व्याख्या पर मतभेद विद्यमान है, क्योंकि मार्क्स ने कभी यह नहीं कहा कि समानता का अभिप्राय सभी के घर और वाहन एक समान होंगे। और मार्क्स ने एक प्रसिद्ध उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी प्रोफेसर का एक बच्चा है तथा किसी कारपेंटर की आवश्यकता से अधिक है, इसीलिए उसे अधिक संसाधन प्राप्त होने चाहिए। मार्क्सवादियों के परिणामों की समानता का वास्तविक अभिप्राय यह है कि व्यक्ति की क्षमता के बजाय आवश्यकता को वरीयता दी जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसे आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं प्राप्त होगी। किसकी समानता? इक्वलिटी ऑफ व्हाट? किसकी समानता? एक में वर्तमान विश्व में समानता के संदर्भ में मुख्यतः 3 प्रकार की मान्यताएं प्रचलित है। एक में कल्याण की समानता, इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर, अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्षमताओं की समानता, इक्वलिटी ऑफ कैपेसिटीज। कल्याण की समानता। एक में कल्याण की समानता का विचार मूलतः बेंथम की मान्यता पर आधारित है और बेंथम का प्रसिद्ध कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति का मूल उद्देश्य सुख की प्राप्ति है और समाज व्यक्तियों का योग मात्र है। इसीलिए अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का विचार लोगों के कल्याण के लिए आवश्यक है। जी कोपेनहेगन के बुक करेंसी ऑफ इक्वलिटी। समानता के लिए राज्य का मूल दायित्व अधिकतम व्यक्तियों के सुखों को बढ़ाना है। बेंथम के कल्याण की समानता, इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर की आलोचना जॉन रॉल्स के द्वारा की गई है और उनका तर्क है कि यदि सुख व्यक्ति का उद्देश्य है तो कुछ व्यक्तियों के सुख प्राप्त करने के साधन अत्यधिक महंगे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को कार चलाने में सुख प्राप्ति होता है, जबकि दूसरे व्यक्ति को साइकिल चलाने में सुख प्राप्त हो रहा है, और राज्य का यह दायित्व है कि दोनों के सुख का इंतजाम करे। तो ऐसी परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों को कर देना होगा और जिसके सुख प्राप्ति के साधन सस्ते हैं उसे महंगे सुख वाले व्यक्ति के व्यय का वहन करना होगा। सुख की वरीयता। सुख की वरीयता के अलावा सबसे बड़ी आपत्ति इस विचार पर इसलिए उठाई जाती है क्योंकि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी व्यक्तियों के सुख का इंतजाम संभव है, जहां व्यक्तियों की गरिमा और अधिकारों का हनन हो जाता है। एग्जाम्पल, चीन में व्यक्तियों को भारत से अधिक सुख मिल सकते हैं, परंतु भारत में सुख प्रदान करने के नाम पर स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन नहीं होता, क्योंकि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भाग्य समतावाद, लक इगैलिटेरियन। दूसरा, अवसर की समानता। वर्तमान में औपचारिक समानता और कल्याण परिणामों की समानता के बीच का एक मध्यम मार्ग ढूंढा जा रहा है, जिसे अवसर की समानता अथवा लक इगैलिटेरियन के नाम भी दिया जाता है। लक इगैलिटेरियनिज्म के प्रतिपादक डॉर्किन है और जिसका समर्थन एलिजाबेथ एंडरसन ने भी किया है। वास्तविक रूप में अवसर की समानता के सबसे बड़े समर्थकों में जॉन रॉल्स का नाम आता है। रॉल्स ने समानता के विचार को न्यायपूर्ण समाज का मूल आधार स्वीकार किया है और उदारवादी समतावादी होने के कारण रॉल्स ने पूंजीवादी बाजारवादी अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन किया, जिससे यह स्पष्ट है कि पूंजीवाद के विनाश का विचार उदारवादी कतई नहीं मानते।
रॉल्स ने यह स्पष्ट कर दिया कि समानता का अभिप्राय समाज में प्रत्येक प्रकार की विषमताओं को समाप्त करना नहीं है, अपितु उन्होंने कहा कि विषमताएं दो प्रकार की होती है, एक में तार्किक विषमता, दूसरा अतार्किक विषमता। तार्किक विषमताएं वे हैं जो कुशल और क्षमता पर आधारित है तथा समाज के वंचित वर्गों के लाभ के लिए हैं। वे विषमताएं जो समाज के वंचित वर्गों के लिए लाभकारी नहीं है और इन्हीं विषमताओं को समाप्त किया जाएगा। रॉल्स ने कहा कि अवसर की समानता का आशय प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिसे रॉल्स ने प्राथमिक वस्तुओं का नाम दिया, जिसमें प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं हैं तथा दूसरी सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं हैं। रॉल्स ने समानता के संसाधनों की उल्लेख किया है, जिसका अभिप्राय है कि समानता व्यक्ति को आरंभ या प्राथमिक स्थिति में प्राप्त होगी। समाज में विद्यमान प्रत्येक संसाधनों का समान वितरण संभव नहीं है और समानता में भेदभाव भी होगा और यह भेदभाव वंचित वर्गों के पक्ष में किया जाएगा, जिसे भारतीय संविधान में उल्टा भेदभाव, रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन या संरक्षणवाद भेदभाव, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन संरक्षणात्मक भेदभाव, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। इसीलिए समानता और कुशलता एक दूसरे के पूरक हैं तथा रॉल्स के अनुसार उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में स्वतंत्रता को प्राथमिक बनकर समानता पैदा की जाती है, जबकि समाजवादी व्यवस्थाओं में समानता को प्राथमिक बनाकर स्वतंत्रता देने का भरोसा दिया जाता है। परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। रॉल्स ने स्वतंत्रता और समानता के बीच बेहतरीन संतुलन स्थापित करते हुए कहा कि समाज में किसी भी व्यक्ति का अपवर्जन, एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों के द्वारा वंचित वर्गों के उत्थान के लिए क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन दी जाएगी। इसीलिए समाज में किसी भी व्यक्ति का अपवर्जन, एक्सक्लूजन नहीं होगा, तब प्रतिभाशाली व्यक्ति और क्षमतावान व्यक्ति का समाज के वंचित व्यक्तियों के बीच संघर्ष और टकराव नहीं होगा। रॉल्स ने स्वतंत्रता और समानता के बीच बेहतरीन संतुलन स्थापित किया। नवउदारवादी प्रतिभाशाली स्वतंत्रता, रॉल्स स्वतंत्रता, समानता, समाजवादी, वंचित वर्ग या गरीब समानता। इतिहास एक में उदारवादी, दूसरा मार्क्सवादी, तीसरा कल्याणकारी राज्य, चौथा रॉल्स, पांचवा ल्यूकस। और यह संयोग का विषय है कि 1991 के बाद भारत में उदारीकरण, निजीकरण की नीति अपनाई गई, जहां एक और व्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित किया गया तो वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की सामाजिक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वर्तमान उदारीकरण और भूमंडलीकरण के दौर में अमीरों और गरीबों के बीच विषमता की खाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए केवल मूलभूत वस्तुएं प्रदान कर देना समानता के लिए कितना प्रभावकारी है, यह विवाद का विषय है और आज भी समाजवादी इसे पूंजीवादी व्यवस्था के औचित्यपूर्ण ठहराने और विकसित करने का एक माध्यम मानते हैं। इसीलिए रॉल्स ने जिस अवसर की समानता का समर्थन किया है, उसने आरंभिक स्थिति में समाज के वंचित वर्गों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, परंतु अवसर की समानता के विचार में बड़ी विसंगति विद्यमान है, क्योंकि कई समाजों में विषमता की खाई अत्यधिक ऐतिहासिक और खाई गहरी होती है, जहाँ केवल मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर देने से समानता उत्पन्न नहीं होंगी। और यह विचार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सही पाया गया है, जहाँ मेडिकल कॉलेज में अफ्रीकी अमेरिकन छोरों को प्रतिनिधि न गिनने था। इसीलिए विश्वविद्यालय के द्वारा सकारात्मक कार्यवाही आरक्षण करते हुए अफ्रीकी अमेरिकी एफर्मेटिव एक्शन छात्रों के लिए आरक्षण प्रदान किया गया और यह भी व्यवस्था की गई कि उनका प्रवेश विश्वविद्यालय में कम अंकों पर किया जाएगा। इटली के द्वारा सकारात्मक कार्यवाही या एफर्मेटिव एक्शन के लिए 3 मॉडल प्रस्तुत किए गए। एक में कलर ब्लाइंड विजन मॉडल, इसके अंतर्गत समाज में भेदभाव के शिकार व्यक्तियों के उत्थान पर विशेष बल दिया जाएगा, जिसमें अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन को रखा गया। दूसरा, अवसर की समानता और गैर भेदभाव या अवसर और गैर भेदभाव, इसके अंतर्गत जाति, लिंग, धर्म जैसे आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यद्यपि इसमें परिणामों की समानता की गारंटी नहीं दी जाएगी और सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा,
शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होगी। तीसरा, उपचारात्मक और सर्वसमावेशी मॉडल, रीमेडिकल एंड इंक्लूसिव मॉडल। इसके अंतर्गत वंचित वर्गों के संरक्षण करने के लिए विशेष प्रकार की विधियों और नीतियों का निर्माण किया जाएगा। जैसे भारत में सिविल अधिकार का संरक्षण अधिनियम का निर्माण किया गया है तथा आरक्षण के द्वारा वंचित वर्गों का संसद और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में समावेशन इंक्लूजन सुनिश्चित किया जाता है। भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा अवसर की समानता के साथ सकारात्मक भेदभाव का विचार संविधान में ही शामिल कर दिया गया। निष्कर्ष, थॉमस पिकेटी ने अपनी किताब इक्वलिटी में पूंजीवाद और बाजारवाद की घोर आलोचना की और उनके अनुसार समाज में विषमता की बढ़ती खाई को रोकने के लिए लग्जरी टैक्स का प्रावधान होना चाहिए। और वर्तमान विश्व में जिस प्रकार से आर्थिक संकेंद्रण कुछ व्यावसायिक घराने में हो रहे हैं, उससे समानता के पूरे विचार पर ही संकट उत्पन्न हो गया है। लक एगलिटेरियनिज्म, भाग्य समतावाद या रिसोर्स एगलिटेरियन, संसाधनों की समानता, डॉर्किन, रोगवस्ती, ऑक्सन मतलब नीलामी। डॉर्किन ने समतावाद के विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा कि व्यक्ति की जो संसाधन प्राप्त होंगे उसके लिए उसका चयन उत्तरदायी है। एम्बिशन, सेंसिटिव चॉइस, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अपनी प्राथमिकता होती है और यह उसकी स्वतंत्रता की परिणाम है। और यदि व्यक्ति ने किसी जोखिम भरे कार्य का चयन किया परंतु उस कार्य में उसे सफलता नहीं मिली, उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी है और दुर्भाग्यशाली है। डॉर्किन ने यह भी माना कि प्रत्येक परिस्थिति के लिए केवल व्यक्ति ही उत्तरदायी नहीं है, अपितु व्यक्ति किसी प्राकृतिक अक्षमता का शिकार हो जाए तो उसका चयन उसने नहीं किया है, बल्कि वह उसे परिस्थितिजन्य रूप में प्राप्त हो गया। इंडोमेंट सेंसिटिव, और डॉर्किन ने यह तर्क दिया कि प्राकृतिक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए बीमा का प्रावधान किया जाएगा, इंश्योरेंस। डॉर्किन ने उदारवादी विचार के अनुरूप संसाधनों के वितरण में प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया है। इनवी-टेस्ट, इसीलिए संसाधनों के वितरण में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और डॉर्किन ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि संसाधनों के वितरण में प्रत्येक स्तर पर समानता सुनिश्चित करना संभव नहीं है, अपितु यह आरंभिक रूप में ही होंगी। डॉर्किन ने संसाधनों के वितरण में चयन और परिस्थिति दोनों को ध्यान में रखा है। और डॉर्किन ने पहली बार यह स्वीकार किया कि शारीरिक अक्षमता सामाजिक आर्थिक अक्षमता से भी खतरनाक हो सकती है, जिसके लिए बीमा का प्रावधान होना चाहिए। क्षमताओं की समानता, इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटी। एक में अमर्त्य सेन ने अपनी किताब डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम में लिखते हुए कहा कि केवल संसाधनों और वितरण मात्र से क्षमताओं का विकास नहीं होता है, अपितु क्षमताओं के विकास के लिए व्यक्तियों में प्रकार्य फंक्शन का विकास होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, निःशुल्क शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में पढ़ने लिखने की प्रक्रिया का विकास होता है और इसीलिए निःशुल्क शिक्षा मात्र प्रक्रिया के विकास की गारंटी नहीं है। दूसरा, प्रक्रिया ये क्षमताओं के विकास के लिए व्यक्ति के समक्ष विकल्पों की विविधता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुंदर वन में शहद निकालने के लिए जाने वाले मजदूर स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि उन्हें आय का अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। व्यक्ति वे अपने जीवन को भी खतरे में डालते हैं। तीसरा, संसाधनों का वितरण मात्र पर्याप्त नहीं है, क्योंकि संसाधनों के वितरण से वह सुनिश्चित नहीं होता कि उसका लाभ सभी के लिए होगा, क्योंकि समाज में संस्कृति भेदभाव भी विद्यमान है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि राजस्थान में किसी ऊंची जाति का विधवा महिला दिल्ली में रहने वाली किसी दलित महिला की तुलना में कम स्वतंत्र है, क्योंकि दिल्ली में रहने वाली महिला प्रत्येक कार्य करने के लिए आज़ाद है, जबकि राजस्थान में महिलाओं का जीवन पितृसत्तात्मक सत्ता की संस्कृति से प्रभावित है। स्वतंत्रता का मतलब क्षमताओं का विकास है। उन्होंने तर्क दिया कि संसाधनों के वितरण से क्षमताओं के विकास का सीधा
संबंध नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति उन संसाधनों का अपने हितों के लिए प्रयोग नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों को लैपटॉप दे देने से उनकी क्षमता का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि उन्हें लैपटॉप चलाने नहीं आता अथवा लैपटॉप चलाने के लिए बिजली ही उपलब्ध नहीं है। सरकार सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा दे रही है, परंतु सांस्कृतिक भेदभाव के कारण महिलाओं को स्कूल नहीं भेजा जाता। अमर्त्य सेन के इसी विचार को वर्तमान विश्व में मानव अधिकारों के सूचकांक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और वर्ष 1990 में संयुक्त राज्य संघ के द्वारा पहली बार मानव अधिकारों की रिपोर्ट जारी की। वर्ष 1990 में संयुक्त राज्य संघ के द्वारा पहली बार मानव अधिकारों की रिपोर्ट जारी की गई, जिसका अभिप्राय है कि आर्थिक विकास और संसाधनों का वितरण ही एकमात्र विकास नहीं है। मार्थ नुसबाम ने क्षमताओं को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया: एक में गरिमामय जीवन, दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षमता, तीसरा कल्पनाशीलता और चिंतन, चौथा भावना, पाँच में व्यवहारिक बुद्धि प्रैक्टिकल रीजनिंग, छठा संबंध जुड़ाव एफिलिएशन। वर्तमान विश्व में मानव क्षमता के विकास को ही मानव अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई है। नुसबाम ने यह भी कहा कि मानवीय क्षमताओं के विकास में लैंगिक विकास भी शामिल है, जो अमर्त्य सेन के विचारों में अनुपस्थित प्रतीत होता है, और इसीलिए वर्तमान विश्व में लैंगिक विकास सूचकांक भी जारी किया जाता है। निष्कर्ष: क्षमताओं का विकास उपयोगितावादी नैतिकता के विपरीत है, और इनके अनुसार विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना के विकास से भी प्राथमिक है। और मार्थ नुसबाम ने कहा कि यह शारीरिक परिस्थिति बाहरी वातावरण पर भी निर्भर करता है, और नुसबाम के चिंतन में व्यक्ति को सृजनात्मक एवं राजनीतिक रूप में चित्रित किया गया है। वर्तमान भारत में भी विकास के दो मॉडल पर चर्चा होती है। एक में शिक्षा, स्वास्थ्य को विकास का केंद्र माना जाए अथवा आधारभूत संरचना या भौतिक विकास को विकास का मानक माना जाए। नारीवादी समानता का विचार: समानता के चिंतन में उदारवादियों ने राजनीतिक वैधानिक समानता पर बल दिया, जबकि मार्क्सवादियों ने आर्थिक समानता को केंद्र में रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्मित राजनीतिक व्यवस्थाओं में लैंगिक समानता का विचार का अभाव दिखाई देता है। मार्थ नुसबाम, मार्शल और मेमोरियल यंग। मार्शल ने तर्क दिया कि नागरिकता का विचार सार्वभौमिक है, क्योंकि नागरिकता के पर्याय ही सभी को एक समान अधिकारों की प्राप्ति है, परंतु मेरियन यंग ने कहा कि सार्वभौमिक नागरिकता के बजाय विभेदीकृत नागरिकता की आवश्यकता है, क्योंकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं को समान अधिकार और अवसर प्राप्त नहीं है, इसीलिए उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसी महिलावादी विचार से प्रभावित होकर अनेक देशों के द्वारा महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। समतावाद में व्यक्ति इकाई संसाधनों का वितरण, मूलभूत वस्तुएं सार्वभौमिक रूप में समुदाय, भाषा, धर्म, परिवार, प्रजाति, राष्ट्र। जटिल समानता: समुदायवादियों में वाल्जार ने जटिल समानता का विचार दिया, जिनके अनुसार समुदाय के अनेक परिप्रेक्ष्य या संदर्भ हैं, और इसीलिए प्रत्येक संदर्भ या परिप्रेक्ष्य के परिक्षेत्र के लिए समानता के मायने परिवर्तित हो जाते हैं। एक बाजार का परिक्षेत्र प्रतिस्पर्धा के आधार पर कार्य करते हैं, इसीलिए यहाँ संसाधनों का वितरण क्षमता के आधार पर होना चाहिए, जबकि परिवार एक अलग समुदाय है, उसका पृथक परिक्षेत्र है जो प्यार और स्नेह के आधार पर चलता है, इसीलिए यहाँ संसाधनों का विकास प्रतिस्पर्धा के आधार पर नहीं है, अपितु आवश्यकता के आधार पर होता है, जबकि राज्य या सरकार का संचालन सार्वभौमिक नियमों या विधि और कानून के आधार पर होता है। इसीलिए यहाँ संसाधनों का वितरण नियमों और कानूनों के अनुसार किया जाता है, इसीलिए अलग अलग समुदाय में
वितरण के अलग अलग मानकों को अपनाए जाने के कारण समानता का विचार जटिल हो जाता है। रॉल्स एक ही समान वस्तुओं का वितरण प्रत्येक परिस्थिति में करना चाहते हैं, जबकि वाल्जार का तर्क है कि वस्तुओं का महत्व सामाजिक संदर्भ में ही परिभाषित होता है। इसीलिए जो वस्तु हॉस्पिटल के लिए उपयोगी है वे फुटबॉल मैदान के लिए अनुपयोगी हो सकते हैं। वाल्जार ने यह भी कहा कि रॉल्स जैसे विचारकों ने समानता का एक ही मानदंड अपना लिया है। वाल्जार का तर्क है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समानता का अलग मानदंड होगा, जहां व्यक्ति की क्रय क्षमता नहीं उसकी आवश्यकता देखी जाएगी, परंतु बाजार में आवश्यकता के बजाय क्रय क्षमता को महत्व होगी। इन्होंने माना कि क्षेत्र विशेष में विषमता के अनुसार किसी व्यक्ति को विशेष महत्व दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी फिल्मी कलाकार को फिल्मी क्षेत्र में विशेष महत्व दिया जाएगा, परंतु उसे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसे कोई वरीयता नहीं दी जाएगी। अतः एक क्षेत्र के प्रतिभा और क्षमता का विनिमय दूसरे क्षेत्र के लिए नहीं हो सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि समुदायवादियों ने स्वदेशात्मक स्वतंत्रता का समर्थन किया है, जिसके अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमता के विकास के लिए है। स्वतंत्रता में चयन स्वाभाविक है, लेकिन प्रत्येक चयन समान रूप में महत्वपूर्ण नहीं होता। उदाहरण के लिए एक जीवन में 10 विवाह करने का चयन बेहतर चयन नहीं है, जो स्वदेशात्मक पर पैसिव नहीं है। स्वतंत्रता एंड समानता के बीच संबंध। स्वतंत्रता एंड समानता के बीच संबंध। उदारवाद व्यक्तिवाद के साथ व्यक्ति को स्वतंत्रता उपलब्ध हुई और स्वतंत्रता का पहला विचार धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में सामने आया। जॉन लॉक, जॉन मिल्टन और मिल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को केंद्रीय महत्व दिया और इनकी स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए उपलब्ध थी। स्वतंत्रता के विचार ने समानता को जन्म दिया, क्योंकि रूसो का तर्क है कि जब तक समाज में आर्थिक विषमता विद्यमान रहेगी तब तक स्वतंत्रता केवल मुट्ठी भर लोगों को विशेषाधिकार होगा। स्वतंत्रता को मार्क्सवादियों ने मुक्ति के साथ जोड़ दिया है, लिबरेशन, जिसके अनुसार स्वतंत्रता व्यवस्था का अभाव है और जब तक पूंजीवादी व्यवस्था का ध्वंस नहीं होगा तब तक व्यक्ति को स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं हो सकती। मार्क्सवादियों के विचारों के कारण उदारवादियों ने स्वतंत्रता को समानता के साथ समायोजित करने का प्रयास किया, जिसमें ग्रीन का विचार उल्लेखनीय है, जिसे सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार भी कहा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कल्याणकारी राज्यों के द्वारा सर्वाधिकारवादी शासन के माध्यम से स्वतंत्रता के दमन का प्रयास किया गया, क्योंकि व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता दी गई। इसी के प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप नवोदारवादियों का विचार आया, जिसमें हायक, क्योंकि व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता दी गई। इसी के प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप नवोदारवादियों का विचार आया, जिसमें हायक, नोजिक, बर्लिन ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को केंद्र में स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु इन्होंने समानता के विचार को उपेक्षित किया। परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता पूंजीपतियों का विशेषाधिकार प्रतीत होने लगा। इस विसंगति को हल करने के लिए रॉल्स और डॉर्किन सामने आए, जिन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का अत्यधिक महत्व, क्योंकि प्रतिभा और क्षमता के बिना समाज का विकास संभव नहीं है, परंतु समानता भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि समाज के नियमों का संचालन डार्विन के सिद्धांत पर संभव नहीं है। इसीलिए ल्यूकस ने यह कहा कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति दास जैसा हो जाएगा और समानता के अभाव में सभी व्यक्तियों का स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होगी। क्वेश्चन, स्वतंत्रता के विचार से समानता किस प्रकार उत्पन्न हुई? टिप्पणी कीजिए। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता एक प्रकार की क्षमता है। टिप्पणी कीजिए। समानता के अंतर्गत एक पितृसत्तात्मक राज्य
पितृसत्तात्मक राज्य का विचार अंतर्निहित है, जबकि स्वतंत्रता के लिए एक हस्तक्षेपवादी संवैधानिक शासन समानता के अंतर्गत एक पितृसत्तात्मक राज्य विचार अंतर्निहित है, जबकि स्वतंत्रता के लिए एक हस्तक्षेपवादी संवैधानिक शासन की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्रतिबंध विहीन चयन की मांग करता है अथवा चयन को नैतिकतापूर्ण और गुणवत्तापूर्ण बनाने पर बल देता है। टिप्पणी कीजिए। सभी के साथ समान व्यवहार समानता नहीं है। परिस्थितियों को भी समान बना दे संभव नहीं है। अवसर की समानता विसंगतिपूर्ण है। टिप्पणी कीजिए। अगला क्वेश्चन, सोफिस्ट भौतिकवादी हैं। न्याय, सोफिस्ट भौतिकवादी है। न्याय, जस्टिस। न्याय का विचार यूनानी युग जितना पुराना है और न्याय का पहला संवाद सोक्रेटिस, सुकरात और सोफिस्ट के बीच आरंभ होता है। कैफिलास, पॉलीमार्कस, ग्लूकॉन, थ्रेसीमेकस। सोफिस्ट, कैफिलास, सत्य बोलना न्याय है। पॉलीमार्कस, शत्रु के बीच शत्रुता, मित्र के बीच मित्रता ही न्याय है। ग्लूकॉन, मानव निर्मित व्यवस्था न्याय है। थ्रेसीमेकस, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। न्याय, व्यक्ति न्यायपूर्ण। दूसरा, आधुनिक युग पर विधि, संविधान, वितरण, अधिकार, मतदान। वितरण, सामाजिक आर्थिक संसाधनों में संपत्ति का वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य का वितरण। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के पुनर्वितरण। मार्क्सवादी, नागरिकवादी। वितरण न्याय। वितरण न्याय, समानता, प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर देना। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था, निष्पक्षता में वितरण प्रक्रिया लॉजिक, क्षमता के अनुसार। लॉजिक में जो जैसा चयन करे और जिसका जैसा चयन किया जाए। न्याय है, निष्पक्ष प्रक्रिया में प्रतिभाशाली क्षमता, परिणाम। तत्वात्मक न्याय, कुछ मूल या समग्र। सब्सटेंटिव जस्टिस, तत्वात्मक न्याय या परिणाम अच्छा। सामाजिक आर्थिक समानता। न्याय का विचार, अरस्तु, सद्गुण, नैतिकता, वर्च्यू एथिक्स, नियंत्रणकारी अनुपात के बीच जिस अनुपात में योगदान होगा वस्तुएं प्रदान की जाएगी। केल्सन ने कहा कि नैतिक सापेक्षवादी है। एक्सेलेंस, भारतीय परंपरा में जो धर्म है। बेंथम, बहुमत सुख, हेडोनिज्म। ए में 100 ग्राम सुख, बी में 50 ग्राम सुख, 30 ग्राम सुख, डी में 20 ग्राम, ई में 10 ग्राम, टोटल 210 ग्राम। रॉल्स, 50 रुपये, 35 रुपये, 30 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये, टोटल 160 रुपये। अरस्तु और रॉल्स। केल्सन ने कहा कि अरस्तु का मूल विचार नैतिक सापेक्षवादी है, जिसके अनुसार सभी व्यक्तियों के सद्गुण एक समान नहीं है, अतः दास का शासन का कार्य नहीं दिया जाता है, जबकि मालिक का मूल दायित्व शासन में सहभागिता है। रॉल्स, सद्गुण नैतिकता के बजाय डियंटोलॉजिकल परिणाम निरपेक्ष नैतिकता की बात करता है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा समान है। क्योंकि रॉल्स उदारवादी है, जिसके विचार जर्मन दार्शनिक कांट से प्रभावित, जिस कांट ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध्य है। अतः रॉल्स की नैतिकता सार्वभौमिक है, हर जगह उपलब्ध हो। अरस्तु का न्याय वितरणकारी, डिस्ट्रीब्यूटिव है, और यह संयोग का विषय है कि रॉल्स का न्याय भी वितरणकारी है, परंतु अरस्तु के वितरण में क्षमता का ध्यान में रखा गया है, जिसके अनुसार समाज में जिसका योगदान ज़्यादा है उसके पक्ष में पद, प्रतिष्ठा और वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। परंतु रॉल्स का वितरण वंचित वर्गों के पक्ष में है, इसीलिए आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। क्योंकि रॉल्स 1971 में थ्योरी ऑफ जस्टिस किताब लिखे। बेंथम की नैतिकता और बेंथम एंड रॉल्स का न्याय निर्माण में बेंथम का विचार परिणामवादी है,
कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट, जिसे उपयोगितावादी भी कहते हैं, जिसके अनुसार न्यायपूर्ण समाज में अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख की गारंटी होनी चाहिए। परंतु रॉल्स ने कहा कि न्यायपूर्ण समाज में प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होना चाहिए, इसीलिए न्यायपूर्ण समाज में सुख के पहले अधिकार और स्वतंत्रता आवश्यक है। 1971 में थ्योरी ऑफ जस्टिस में लिखते हुए रॉल्स ने कहा कि सुख ऐसे भी शासन में संभव है जो तानाशाही हो, और वे इशारा करना चाहते थे कि फांसीवादी और मार्क्सवादी व्यवस्थाओं में स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन हो गया, इसलिए ऐसे समाजों में न्याय संभव नहीं है। रॉल्स का प्रसिद्ध कथन है कि हमारा विश्वास है कि सिद्धांततः समाज में प्रत्येक व्यक्ति की न्याय पर आधारित अपनी अनुलंघनीयता होती है, इनविएबिलिटी होती है। कांट रॉल्स व्यक्ति विकल्प में शक्तिशाली का हित न्याय है। थ्रेसिमेकस बहुमत का हित सुख न्याय है। बेंथम प्रत्येक व्यक्ति का हित न्याय है। रॉल्स सामाजिक समझौते में कोहली प्रधानमंत्री, नोरा फतेही, शशि थरूर, राहुल हमारी। रॉल्स के न्याय में प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा का महत्व है। इसे मूर्त या व्यवहारिक रूप देने के लिए उन्होंने सामाजिक समझौते की परिकल्पना की, परंतु एक व्यवहारिक समस्या उत्पन्न हुई कि समाज में सभी की हैसियत एक समान नहीं होती, इसीलिए सबकी हैसियत एक समान हो जाए तभी सामाजिक समझौता निष्पक्ष होगा, जिसके लिए रॉल्स ने एक पुनः परिकल्पना की जिसे आरंभिक स्थिति या मूलभूत स्थिति कहा जाता है, जिसका अभिप्राय है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी विशेष प्रतिभा और क्षमता का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन उन्हें सामान्य मनोवैज्ञानिक नियमों का ज्ञान है। रॉल्स के द्वारा व्यक्ति के स्वभाव का चित्रण। रॉल्स ने व्यक्ति के स्वभाव को व्यक्त करते हुए कहा कि व्यक्ति कभी भी खतरनाक मार्ग का चयन नहीं करता, अपितु वह सबसे सुरक्षित मार्ग का चयन करता है, जिसके अंतर्गत सामाजिक समझौते में व्यक्ति स्वयं को वंचित स्थिति में रख सके देखता है जिसके लिस्ट एडवांटेज वंचित स्थिति, जिसके अनुसार भविष्य के न्यायपूर्ण समाज में यदि व्यक्ति सबसे वंचित स्थिति में रहे तो उसे कितनी अधिकतम वस्तुओं की आवश्यकता होगी। कोई व्यक्ति समझौते के दौरान यह मानकर नहीं चलता कि यदि वह न्यायपूर्ण समाज में सबसे संपन्न होगा तब उसे कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होगी। रॉल्स के चिंतन में इसीलिए वंचित वर्गों के लिए विशेष सुविधाओं का उल्लेख है, क्योंकि सामाजिक समझौते के दौरान किसी को भी यह पता नहीं होगा कि भविष्य में उसकी कैसी स्थिति होगी। रॉल्स ने व्यक्ति के स्वभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को संरक्षित करने का प्रयत्न करता है, परंतु वह दूसरों के प्रति ईर्ष्यालु नहीं है। वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या महाकाल्पनिक नियम, मैक्सिमम थ्योरी और मिनिमम थ्योरी, मैक्सिमिनिमा थ्योरी या मैक्सिमम मिनिमम थ्योरी। रॉल्स ने वितरणात्मक न्याय का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि समाज में विद्यमान प्राथमिक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा, जैसा कि वर्तमान कल्याणकारी राज्य के द्वारा सामाजिक वस्तुओं का वितरण किया जाता है। रॉल्स के इसी वितरणात्मक न्याय को विभेद का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि प्राथमिक वस्तुएं वंचित वर्गों के पक्ष में किया जाएगा। इसी विचार को मैक्सिमिनिमा सिद्धांत भी कहा गया है, जिसके अनुसार समाज के वंचित वर्गों के लिए अधिकतम प्राथमिक वस्तुएं प्रदान की जाएंगी। इससे यह प्रतीत होता है कि रॉल्स के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत वितरण आवश्यकता को देखकर किया जा रहा है, और यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक वस्तुओं का वितरण वंचित वर्ग के पक्ष में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सामाजिक समझौते के दौरान आरंभिक स्थिति सभी व्यक्तियों ने स्वयं को वंचित स्थितियों में ही मान लिया था। रॉल्स का न्याय पूर्ण प्रक्रियात्मक, प्योर प्रोसीड्यूरल एवं प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त स्वतंत्रता, गरिमा स्वतंत्रता होगा बी में अवसर की समानता, सी में वंचित वर्गों के लिए अधिकतम प्राथमिक वस्तुएं प्रदान करना,
पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय। पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय में रॉल्स उदारवादी है, इसीलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार और गरिमा को सर्वाधिक महत्व दिया, लेक्सिकल प्रायोरिटी। और रॉल्स ने कहा कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का एक ही आधार है कि दूसरों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप, और किसी अन्य आधार पर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध संभव नहीं है। इसीलिए कांट से प्रभावित होते हुए रॉल्स ने कहा कि आत्मन साध्य से पहले है, सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड, अथवा व्यक्ति अपने लक्ष्य से पहले है। इसीलिए रॉल्स ने कहा कि न्यायपूर्ण समाज का पहला लक्षण स्वतंत्रता और अधिकार है। इसी आधार पर रॉल्स ने यह भी कहा कि राइट इज प्रायर टू गुड, जिसका अभिप्राय है कि अधिकार कल्याण से पहले है, जिसके द्वारा रॉल्स यह संकेत देना चाहते हैं कि कल्याण तानाशाही व्यवस्थाओं में भी संभव है। समाजवादी व्यवस्थाओं में कल्याण के नाम पर स्वतंत्रता और अधिकार का दमन कर दिया गया, जबकि रॉल्स के न्यायपूर्ण समाज की सबसे बड़ी विशेषता है कि अधिकार और स्वतंत्रता के साथ कल्याण किया जाएगा। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, जिसके बिना समाज का अस्तित्व संभव नहीं है, परंतु न्यायपूर्ण समाज डार्विनवाद के सिद्धांत से संचालित नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने कहा कि न्याय कुशलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उन्होंने कहा कि समाज की कोई भी कड़ी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, और प्रतिभाशाली लोगों के द्वारा दिए गए कर से ही वंचित वर्गों का कल्याण किया जाएगा। इसीलिए न्याय प्रतिभाशाली व्यक्तियों के द्वारा वंचित वर्गों के लिए की गई क्षतिपूर्ति है। इसीलिए न्यायपूर्ण समाज में सर्वसमावेशी नीति अपनाई जाएगी। आरंभिक स्थिति क्या है और अज्ञान का पर्दा क्यों है? निष्पक्षता कैसे? सामाजिक समझौते, न्याय। निष्पक्षता कैसे? आरंभिक स्थिति में क्या? पूर्ण प्रक्रिया, स्वतंत्रता, अवसर की समानता, वंचित वर्गों का कल्याण। रॉल्स के न्याय के नॉजिक द्वारा न्याय सिद्धांतों की आलोचना। नॉजिक ने 1971 में रॉल्स द्वारा लिखी गई थ्योरी ऑफ जस्टिस की आलोचना करते हुए 1974 में स्टेट एनार्की एंड यूटोपिया नामक किताब लिखी, और जिन्होंने रॉल्स की जोरदार आलोचना की क्योंकि नॉजिक पूंजीवादी बाजारवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक है। उन्होंने अधिकारिता और पात्रता इंटाइटलमेंट सिद्धांत देते हुए कहा, एक में आरंभिक रूप में किसी भी वस्तु पर किसी का कोई अधिकार नहीं था, अनर्जित। दूसरा, व्यक्ति के द्वारा प्रतिभा और क्षमता के माध्यम से जिन वस्तुओं का अर्जन किया गया वह उसका मालिक है या नहीं है, यह स्वाभिमानी है। दूसरा, व्यक्ति के द्वारा प्रतिभा और क्षमता के माध्यम से जिन वस्तुओं का अर्जन किया गया वह उसका मालिक है या स्वामी है। तीसरा, व्यक्ति किसी भी प्रकार की संपत्ति को अर्जित कर सकता है और उसका हस्तांतरण भी कर सकता है, बशर्ते यह वैध हो। चौथा, इसे ही आत्म स्वामित्व का सिद्धांत विचार कहा जाता है, सेल्फ ऑनरशिप, जिसके अनुसार व्यक्ति अपनी प्रतिभा और क्षमता के स्वामी होने के कारण संपत्ति का भी स्वामी है। इसीलिए अनावश्यक करारोपण व्यक्ति के आत्म स्वामित्व का उल्लंघन है, और कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करना राज्य का कार्य नहीं है। नॉजिक के विचार में कुशलता के नाम पर समानता की उपेक्षा कर दी गई, जबकि रॉल्स ने दोनों का बेहतरीन सामंजस्य किया है। नारीवादी की आलोचना। सुसान मॉलर ओकिन अपनी किताब जेंडर जस्टिस एंड फैमिली में लिखते हुए कहा कि रॉल्स का न्याय का विचार निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि रॉल्स परिवार को न्यायपूर्ण संस्था मान लेते हैं और वे बाहरी समाज में न्याय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। समुदायवादियों द्वारा रॉल्स की आलोचना। एक में माइकल सैंडल ने अपनी किताब लिबरलिज्म एंड लिमिट ऑफ जस्टिस में लिखते हुए कहा कि रॉल्स के न्याय सिद्धांत के मूल विसंगति है। एक में वे व्यक्ति को अणु की भांति मानते हैं और आत्मन को साध्य से पहले मान लेते हैं। इसीलिए जैसे परिवार, चर्च, विश्वविद्यालय, सभी की उपेक्षा कर
देते हैं। दूसरा, व्यक्ति को मूल इकाई मानने के कारण रॉल्स न्याय को मानव निर्मित मानते हैं। तीसरा, व्यक्ति को मूल इकाई मानने के कारण सभी के लिए एक ही समान वस्तु को वितरण का प्रयास करते हैं। सेंडल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि समुदाय व्यक्ति से पहले आते हैं, इसीलिए न्याय निर्मित नहीं होता, अपितु एक अच्छे समुदाय में न्याय पहले से अंतर्निहित होता है। उदाहरण के लिए, परिवार एक न्यायपूर्ण संस्था है जो समझौते का परिणाम नहीं है। चौथा, समुदायवादियों ने कहा कि एक बेहतर समुदाय के लिए एक ही समान वस्तुएं आवश्यक नहीं होती, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में वस्तुओं का महत्व बदल जाता है। समुदायवादियों के अनुसार यह ज्ञान के पर्दे का तर्क लागू किया जाए तो पूर्वोत्तर राज्य में किसी प्रकार की सांस्कृतिक विषमता नहीं होगी, जबकि समुदायवादी कहते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग वस्तुओं की आवंटन की आवश्यकता है। आच्छादित एकता का विचार, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलैपिंग कंसेंसस। रॉल्स ने समुदायवादियों की आलोचना का जवाब देते हुए अपनी किताब पॉलिटिकल लिबरलिज्म लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि एक विविधतापूर्ण समाज में भी न्याय का यह विचार लागू होगा, क्योंकि न्याय का विचार काज से कोई धार्मिक नहीं है। रॉल्स ने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप में विविधतापूर्ण समाजों में भी एक मतक्य सबका एक मत बना हुआ है, जिसके द्वारा एक समान संवैधानिक संरचनाओं का निर्माण किया गया, और इस विधि और संविधान को सभी समुदाय के लोग स्वीकार करते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद देश को संचालित करने के लिए निर्मित संविधान और शासन प्रणाली के मुद्दे पर मतक्य विद्यमान हैं। रॉल्स और अमर्त्य सेन ने लिखा आइडिया ऑफ जस्टिस में कहा, न्याय का विचार यदि वितरण से संबंधित है तो वितरण के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं। एक में कौशल या क्षमता, दूसरा आवश्यकता, तीसरा कुशलता। न्याय के नव उदारवादी विचार में कुशलता को प्राथमिकता दी गई है, जबकि मार्क्सवादी आवश्यकता पर बल देते हैं, और रॉल्स ने कुशलता और आवश्यकता दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित किया है। अमर्त्य सेन ने इसके विकल्प का प्रयोग किया, जिनके अनुसार क्षमताओं का विकास न्याय है। अमर्त्य सेन ने न्याय के सिद्धांत में प्रक्रिया के बजाय न्याय पर मूल बल दिया। इसलिए सेन का कथन है कि चीन जैसे राज्यों में भी क्षमताओं का विकास हुआ है, भले ही वहाँ उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो, जिसका अभिप्राय है कि नीति से ज़्यादा है। क्वेश्चन, हमारा विश्वास है कि सिद्धांत समाज की प्रत्येक व्यक्ति की न्याय पर आधारित अपनी अनुलंघनीयता होती है। अगला क्वेश्चन, रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में पहले निष्पक्षता आती है या समानता? टिप्पणी कीजिए। अगला क्वेश्चन, रॉल्स ने किन आधारों पर यह स्वीकार किया कि न्याय समाज का पहला सद्गुण है? चर्चा कीजिए। अगला क्वेश्चन, रॉल्स के विचार में मूलभूत स्थिति अथवा आरंभिक स्थिति की महत्व का आकलन कीजिए। अगला क्वेश्चन, रॉल्स ने न्याय के समूचे विचार में एक आमूलकारी बदलाव करते हुए प्रक्रियात्मक न्याय को तत्वात्मक न्याय के साथ जोड़ दिया। विस्तार से समझाइएगा। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का विचार, अभिप्राय, प्रतिनिधियात्मक, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, गणतंत्र, रिपब्लिकनिज्म, प्रक्रियात्मक, प्रोसीड्यूरल, तत्वात्मक, सब्सटेंटिव। चुनाव प्रणाली, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, परिचर्चा, डेलिब्रेशन, डिस्कशन, सहभागिता, लोकतंत्र, इंस्ट्रूमेंटल, यंत्र या माध्यम, इंट्रिंसिक, अंतर्निहित मूल्य। लोकतंत्र का अभिप्राय, शास्त्रीय लोकतंत्र, क्लासिकल डेमोक्रेसी। यूरोपीय अमेरिकी विचारक यह मानते हैं कि लोकतंत्र की शुरुआत यूनान के एथेंस से हुई और पेरिक्लीज के शासन को एथेंस में लोकतंत्र का स्वर्णिम काल कहा गया, और इस दौरान तंत्र शासन का विकास नहीं था, अपितु आम जनता शासन सत्ता में सीधे सहभागिता करती थी। यहाँ आम जनता की एक सार्वजनिक बैठक इक्लेसिया होती थी, जो वर्ष में 40 बार होती थी, और इसी बैठक के द्वारा समुदाय के सभी कार्यों का संपादन होता था और विभिन्न पदाधिकारियों का चयन भी किया जाता था। इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मॉडल कहा जाता है, और हन्ना आरेंट ने इसे शासन का गणतंत्रीय स्वरूप कहा, जहाँ राजनीतिक दल, निर्वाचन और प्रतिनिधिपूर्ण संस्थाएं जैसे संसद का अभाव था। इसीलिए लोकतंत्र का सीधा अभिप्राय जनता की सक्रिय सहभागिता थी, और यूनानी युग में राजनीतिक जीवन को सामुदायिक नैतिक जीवन के रूप में चित्रित किया गया।
डेमोस प्लस क्रेसिया। यूनानी युग के इसी विचार से प्रभावित होते हुए रूसो ने कहा कि जहाँ शासन और शासक दोनों के बीच का अंतर समाप्त हो जाए वहीं लोकतंत्र है। मार्क्सवादी विचारधारा में साम्यवाद की संकल्पना इसी यूनानी युग के प्रत्यक्ष लोकतंत्र से प्रभावित है, क्योंकि एंजेल्स ने कहा कि शासन व्यक्तियों पर वस्तुओं पर होना चाहिए। यूनानी युग के इस शासन को लोकतंत्र का आदर्श रूप माना गया, तो दूसरी ओर प्लेटो ने इसी लोकतांत्रिक शासन को भीड़ का शासन कहा है, मूर्खों का शासन कहा है। लोकतंत्र के समूचे विमर्श में प्लेटो विशेषज्ञता को महत्व देना चाहता था, जो विचार वर्तमान दौर में स्वीकृत करना संभव नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र की ओर यूनानी युग नगर राज्यों का युग था, जबकि आधुनिक युग में विशालकाय राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विचार व्यवहारिक नहीं रहा। लोकतंत्र का मूल आधार सहमति का सिद्धांत हॉब्स के द्वारा निर्मित किया गया। जॉन लॉक ने संविधानवाद का आधार रखते हुए तानाशाही निरंकुश शासन का विरोध किया, और जॉन लॉक व्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षा के लिए प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे। और शक्ति पृथक्करण के विचार को मानते थे, और मैकफर्सन ने कहा कि लॉक मूलतः उदारवादी पूंजीवादी थे, क्योंकि उन्होंने संपत्तिशाली व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का समर्थन किया। इंग्लैंड के ही विचारक बेंथम ने एक व्यक्ति का मत का सिद्धांत देकर लोकतंत्र को बहुमत के शासन के विचार में परिवर्तित कर दिया, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार भी कहा जाता है। मैकफर्सन बुक लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। उदारवादी, एक में स्वतंत्रता, दूसरा संविधानवाद, तीसरा विवेक, चौथा व्यक्तिवाद। लोकतंत्र, एक व्यक्ति एक मत, दूसरा बहुमत का शासन, तीसरा जनता का शासन, चौथा निर्वाचित शासन। संरक्षणात्मक प्रोटेक्टिव मॉडल। मैकफर्सन ने कहा कि लॉक और बेंथम के उदारवादी लोकतंत्र का मॉडल लोकतंत्र का संरचनात्मक मॉडल है, जिसने संविधानवाद के माध्यम से नागरिक अधिकारों का संरक्षण किया, परंतु मैकफर्सन की यह भी आलोचना है कि यह पूर्ण रूप में योग्य लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि इसमें पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन किया गया है। यह संयोग का विषय है कि लोकतंत्र और उदारवाद दोनों की शुरुआत अलग अलग हुई, परंतु ये आपस में अंतर संबंधित हो गए, और लोकतंत्र ने उदारवाद को ज़्यादा उदारवादी बना दिया, क्योंकि लोकतंत्र के प्रभाव के कारण उदारवाद ने कल्याणकारी राज्य का विचार अपना लिया। अतः उदारवाद की पूंजीवादी छवि सामान्य भलाई की छवि में बदल गई। दूसरी ओर उदारवाद ने लोकतंत्र को ज़्यादा लोकतांत्रिक बना दिया, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को समान मतदान का अधिकार दिया गया। प्रतिनिधित्वात्मक चुनाव में फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम, वेस्टमिनिस्टर में 5 लाख वोट, 3 लाख वोट, सी में 1 लाख वोट, डी में 1 लाख वोट। लिस्ट सिस्टम, लिस्ट व्यवस्था में 35% 35 सीट, 30% 30 सीट, 25% 25 सीट, 9% 9 सीट, 3% वोट लेने की सीट के लिए एटलीस्ट 5%, कुछ नहीं तो सीट खत्म होनी चाहिए। ब्रिटेन के द्वारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की चुनाव प्रणाली अपनाई गई। प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र के कार्य की शर्तें। एक में प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र में न केवल नियमित रूप में निर्वाचन आयोजित किए जाते हैं, अपितु प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव का होना आवश्यक है, जहां पर अनेक दलों की उपस्थिति आवश्यक है। दूसरा, प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र को विधि और नियमों के अनुरूप बनाए रखने के लिए संविधान का भी निर्माण किया गया। तीसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका, तटस्थ और निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था इसकी मूल विशेषता है। चौथा, प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का प्रयोग विशाल और विविधतापूर्ण राज्यों में करने हेतु इसे संघात्मक शासन के साथ में लाया गया। इसीलिए ब्रिटेन में संसदीय एकात्मक शासन है, क्योंकि ब्रिटेन का आकार छोटा है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षीय संघात्मक शासन को अपनाया गया है, जो कि प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र के ही मॉडल हैं।